गुप्त साम्राज्य। जब भी हम ये नाम सुनते हैं तो फौरन जहन में आता है भारत का स्वर्ण युग। एक ऐसा दौर जहां कला, विज्ञान, संस्कृति सब कुछ अपने चरम पर था। पर क्या ये बात सच में इतनी सीधी है? आइए आज इसी महान साम्राज्य के इतिहास को थोड़ा और करीब से जानते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि किसी भी दौर को स्वर्ण युग आखिर बनाता क्या है। ये सिर्फ एक अच्छा सा नाम तो है नहीं, इसके पीछे कुछ ठोस वजहें, कुछ सबूत होने चाहिए। तो चलिए मिलकर उन सबूतों की पड़ताल करते हैं जो गुप्त काल को ये खास दर्जा दिलाते हैं। देखिए, कोई भी स्वर्ण युग हवा में तो बनता नहीं है। इसकी नींव एक मजबूत और स्थिर शासन पर रखी जाती है। तो हमारी पड़ताल का पहला पड़ाव है वो शासक, वो आर्किटेक्ट्स जिन्होंने एक ऐसे शक्तिशाली साम्राज्य को बनाया जो इतनी बड़ी उपलब्धियों का मंच बन सका। तो कहानी की शुरुआत होती है करीब 240 ईस्वी में श्रीगुप्त के साथ, जिन्होंने महाराजा की उपाधि ली। लेकिन असली गेम चेंजर थे चंद्रगुप्त प्रथम, जिन्होंने 320 ईस्वी में खुद को महाराजाधिराज कहा, यानी राजाओं का राजा। और बस यहीं से साम्राज्य ने उड़ान भरी, पहले समुद्रगुप्त के सैन्य अभियानों के साथ और फिर चंद्रगुप्त द्वितीय के दौर में, जो इस साम्राज्य का पीक माना जाता है। जरा इस सोने के सिक्के को देखिए। यह सिर्फ एक सिक्का नहीं है, ये अपने आप में एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है। इस पर चंद्रगुप्त प्रथम और उनकी रानी कुमार देवी हैं। यह सिर्फ एक शाही जोड़ा नहीं, बल्कि एक बहुत ही पावरफुल पॉलिटिकल अलायंस का प्रतीक है। लिच्छवी राजकुमारी से शादी करना एक मास्टर स्ट्रोक था, जिसने उत्तर भारत में गुप्तों की सत्ता को चट्टान की तरह मजबूत कर दिया। अच्छा, अब आते हैं समुद्रगुप्त पर। इतिहासकारों ने इन्हें एक बहुत बड़ा टाइटल दिया है, भारत का नेपोलियन। अब आप सोचिए, नेपोलियन से तुलना ये कोई छोटी बात तो है नहीं। ये दिखाता है कि उनकी सैन्य जीत और महत्वाकांक्षा कितनी बड़ी रही होगी। और इस टाइटल के पीछे का सबूत वो है ये प्रयाग प्रशस्ति, जिसे हम इलाहाबाद पिलर भी कहते हैं। उनके दरबारी कवि हरिसेन ने इस पर लिखा है कि सम्राट का लक्ष्य था धरणी बंध, मतलब पूरी धरती को एक करना, उसे जीतना। सोचकर देखिए, अगर ये शिलालेख ना होता तो हमें उनके बारे में इतनी बातें पता ही नहीं चलती। ये इतिहास का एक अनमोल खजाना है। अब ये सिक्के और भी इंटरेस्टिंग हैं। ये हमें एक ही राजा के दो बिल्कुल अलग रूप दिखाते हैं। एक सिक्के पर वो वीणा बजा रहे हैं, एक कलाकार की तरह, और दूसरे पर अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, एक महान विजेता की तरह। एक ही इंसान में ये दोनों बातें, एक कॉन्करर और एक आर्टिस्ट। कमाल है ना? और अब हम पहुंचते हैं एम्पायर के एब्सोल्यूट पीक पर, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने शकों को हराया, उज्जैन को दूसरी राजधानी बनाया, जो ज्ञान का एक बड़ा सेंटर बना। और सोचिए, उनका दरबार, जहां कालिदास जैसे 9 नवरत्न थे। इट्स लाइक हैविंग 9 जीनियसेस इन 1 रूम। तभी तो जब चीनी यात्री फाह्यान यहां आए तो उन्होंने एक शांत और खुशहाल देश का जिक्र किया। ओके, तो फाउंडेशन तो बन गया, एक मजबूत एम्पायर खड़ा हो गया, पर इसे गोल्डन एज क्यों कहते हैं? अब देखते हैं असली सबूत, यानी वो कमाल की उपलब्धियां जो आर्ट, साइंस और कल्चर में हुई। ये जो आप देख रहे हैं, ये दिल्ली का आयरन पिलर है, और सच कहूं तो ये एक साइंटिफिक मिरेकल है। सोचिए, 1600 साल बारिश, धूप सब कुछ झेलने के बाद भी इस पर जंग का एक निशान तक नहीं है। आज भी मॉडर्न साइंस के लिए ये एक पहेली है कि उन्होंने ऐसा क्या किया। और ये जीनियस सिर्फ साइंस में नहीं था। जरा अजंता की गुफाओं पर नजर डालिए। ये कोई बिल्डिंग्स नहीं हैं, ये पूरी की पूरी चट्टानों को काटकर बनाई गई हैं। और अंदर जो पेंटिंग्स हैं, उनके रंग आज भी इतने ताज़ा लगते हैं जैसे अभी अभी बनाई गई हों। ये वो कला है जो वक्त को भी मात दे देती है। बात अगर एजुकेशन की करें तो शायद गुप्तों का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन यही था। ये जो रूइंस आप देख रहे हैं, ये हैं नालंदा यूनिवर्सिटी के। समझिए, ये उस जमाने का हार्वर्ड या ऑक्सफोर्ड था, एक इंटरनेशनल सेंटर जहां पूरे एशिया से स्टूडेंट्स ज्ञान की तलाश में आते थे। और हमने नवरत्न की बात की थी, इसका मतलब है 9 जेम्स। ये कोई हीरे जवाहरात नहीं थे, बल्कि 9 ब्रिलियंट माइंड्स थे जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार की शान थे। एक ही कोर्ट में कालिदास जैसे पोएट और वराहमिहिर जैसे एस्ट्रोनॉमर। ये दिखाता है कि उस दौर में नॉलेज की, टैलेंट की कितनी ज्यादा वैल्यू थी। अब सवाल यह है कि ये सब, ये साइंस, ये आर्ट, ये एजुकेशन, ये सब हुआ कैसे? आखिर ऐसा क्या था जो इस प्रॉस्पेरिटी को मुमकिन बना रहा था?
इसके लिए हमें समझना होगा कि एम्पायर चलता कैसे था, मतलब उनका एडमिनिस्ट्रेशन और सोसाइटी कैसी थी। उनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम आप देखिए काफी वेल ऑर्गेनाइज था। पूरा एम्पायर बड़े बड़े प्रांतों यानी भुक्ति में बंटा था। फिर भुक्ति को डिस्ट्रिक्ट्स यानी विषय में बांटा गया और सबसे नीचे था गांव यानी ग्राम। एकदम क्लियर हायरार्की थी, ऊपर से नीचे तक, और हर लेवल पर अपने ऑफिशियल्स थे। ये एक स्मूथ रनिंग मशीन की तरह था। धर्म के मामले में भी एक इंटरेस्टिंग बैलेंस था। एक तरफ तो हिंदुइज्म का जबरदस्त रिवाइवल हो रहा था, बड़े बड़े मंदिर बन रहे थे, विष्णु और शिव की भक्ति बढ़ रही थी। लेकिन साथ ही शासक काफी टॉलरेंट थे। बुद्धिज्म और जैनिज्म भी आराम से फ्लरिश कर रहे थे। तभी तो नालंदा जैसी बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी को रॉयल सपोर्ट मिला। लेकिन हर कहानी के दो पहलू होते हैं। इस गोल्डन एज की चमक के पीछे कुछ डार्क स्पॉट्स भी थे। सोसाइटी बहुत ज्यादा रिजिड थी, कास्ट सिस्टम यानी वर्ण व्यवस्था बहुत कठोर हो चुकी थी, अछूतों की हालत बहुत खराब थी, औरतों की कंडीशन में भी गिरावट आ रही थी, बाल विवाह जैसी प्रथाएं बढ़ रही थीं, और हाँ, सती प्रथा का पहला रिकॉर्डेड एविडेंस भी हमें इसी दौर से मिलता है। तो एक बैलेंस व्यू के लिए ये जानना भी जरूरी है। कहते हैं ना, जो ऊपर जाता है वो नीचे भी आता है। हर साम्राज्य का एक अंत होता है। तो अब बात करते हैं कि इस महान साम्राज्य का पतन कैसे हुआ और ये अपने पीछे क्या विरासत छोड़ गया जो आज भी हमारे साथ है। तो आखिर हुआ क्या? कोई एक वजह नहीं थी, बल्कि कई चीजें एक साथ हुईं। एक तो उत्तर पश्चिम से हुणों के लगातार हमले, जिससे खजाना खाली हो गया। फिर स्कंदगुप्त के बाद जो राजा आए वो उतने काबिल नहीं थे। इसका फायदा उठाकर छोटे छोटे राजाओं ने खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया, और इन सब के ऊपर लगातार लड़ाइयों से इकॉनमी भी खराब हो गई थी। तो ये सब मिलकर एम्पायर के पतन का कारण बना। और शायद इस पूरे दौर की स्पिरिट को कालिदास की ये बात सबसे अच्छी तरह बताती है कि असली ताकत नॉलेज और विजडम में है, लग्जरीज में नहीं। साम्राज्य तो खत्म हो गया, पर ये सोच, ये लेगेसी आज भी जिंदा है। तो आखिर में एक सवाल बचता है, किसी भी स्वर्ण युग की असली पहचान क्या है? कुछ सालों का उसका पॉलिटिकल पावर, या साइंस, आर्ट और कल्चर में उसकी वो लेगेसी जो हजारों साल तक जिंदा रहती है? गुप्त साम्राज्य का ये पूरा सफर हमें इसी सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है।